नेक्स्ट देखो, एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलेंगे। All professors are researchers. All professors are researchers. Some scientists are professor. Some scientists are professor. Which of the given conclusion is logically valid? And which of the given conclusion is logically valid? ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें। All scientists are researchers. All scientists are researchers. Options B, all professors are scientists. All professors are scientists. Some researchers are scientists. Some are scientists. No conclusion. बताओ। सी ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है ये तो। देखो ये बोल रहा है ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स। ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, ठीक है। अगर ये वाला एरिया जो है वो किसको शो कर रहा है, अगर बताओ, प्रोफेसर्स को, ठीक है। तो इसी में से कुछ पार्ट जो होगा वो किसका होगा, रिसर्चर्स का। इसी में से कुछ पार्ट किसका होगा, रिसर्चर्स का, ठीक है। तभी तो हम ये बोल सकते हैं ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर। सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो साइंटिस्ट भी होने चाहिए और वो क्या होने चाहिए, प्रोफेसर भी होने चाहिए। तो अगर ये वाला जो पोर्शन है वो किसको शो कर रहा है, बताओ, साइंटिस्ट को शो कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन, सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर और साइंटिस्ट का जो एरिया है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर। अगर मैं साइंटिस्ट वाले पोर्शन को इससे अलग यहाँ बना दूँ, बताओ, तो फिर बोल सकते हैं कि सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर और साइंटिस्ट के बीच में कुछ ना कुछ एरिया तो क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। तभी तो बोल सकते हैं सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन इसने दे रखा है सम रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट, वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सम रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट, क्यों, क्योंकि रिसर्चर्स वाला और जो साइंटिस्ट वाला जो एरिया है वो भी क्या कर रहे हैं, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं, सम साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो वेन डायग्राम वाला जो चैप्टर होता है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और अब अपन जो है प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड
वो देखेंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। रिसर्चर्स, एक सेकेंड, ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेसर लिए गए हैं वो रिसर्चर वाले ग्रुप में से लिए गए हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रोफेसर्स लिए गए हैं वो किस में से लिए गए हैं, रिसर्चर वाले ग्रुप में से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो अगर ये वाला जो सर्किल है वो किसको शो करे, अगर रिसर्चर्स को, तो इसी में से कुछ पोर्शन किसको शो करना चाहिए, प्रोफेसर को। अपन ने शायद अपोजिट लिख दिया यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है ना, ये किसको शो करेगा, ये किसको शो करेगा बताओ, रिसर्चर्स को। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है अपने पास, ये वाला, ये किसको शो करेगा, प्रोफेसर्स को। ठीक है, क्योंकि उसमें बोला है ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, मतलब जो प्रोफेसर लेने हैं तुम्हें वो कौन से ग्रुप में से लेने हैं, रिसर्चर्स वाले ग्रुप में से लेने हैं। मतलब रिसर्चर्स वाला जो ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है, उसी में से क्या उठाना है तुम्हें, प्रोफेसर्स को उठाना है। ठीक है, तो ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स। और आगे क्या बोल रहा है देखो, सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर, सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर। ठीक है ना, तो अगर कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर होंगे इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो साइंटिस्ट जो है वो क्या होंगे, रिसर्चर्स भी होंगे, क्योंकि जो प्रोफेसर लिए गए हैं वो किस में से लिए गए हैं, रिसर्चर्स वाले ग्रुप में से लिए गए हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, आई है नहीं बात समझ में। ये बोल रहा है कि सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर, सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर, मतलब कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोफेसर भी हैं। अगर कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर भी हैं इसका मतलब वो ज़रूर क्या होंगे, वो रिसर्चर्स भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्रोफेसर वाला ग्रुप लिया ही किस में से गया है, रिसर्चर्स में से लिया गया है। इसका मतलब वो साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोफेसर तो हैं ही, साथ में क्या हैं, रिसर्चर भी हैं। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है सम रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट, वो ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बताओ और कोई ऑप्शन इसमें लग रहा है क्या करेक्ट तुम्हें। ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर, ऐसा तो नहीं है। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट वाला कुछ पोर्शन क्या है, बाहर भी है। ऑल प्रोफेसर्स आर साइंटिस्ट, सारे के सारे प्रोफेसर बताओ साइंटिस्ट है क्या, अगर साइंटिस्ट होते तो ओवरलैप करने चाहिए थे बिल्कुल। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। और नो कंक्लूजन तो होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। देखो CSIR नेट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा है। CSIR नेट दिसंबर 2019। क्या पूछा है देखो, इन ए रेस 5 ड्राइवर्स वर इन द फॉलोइंग, इन ए रेस 5 ड्राइवर्स वर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, वर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग सिचुएशन, M was following V, M was following V, R was just ahead of T, R was just ahead of T, and K was the only one, and K was the only one between T and V, between T and V, who was in the second place, who was in the second place, who was in the second place, ये बताना है।
बड़ा सिंपल है। टी, ये बोल रहे हो ना टी, सेकंड प्लेस पे टी है ना? ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करना है आप लोगों को। क्या बोल रहा है देखो, एम वाज फॉलोइंग वी, मतलब अगर ये वी है ये एम है तो एम फॉलो किसको कर रहा है बताओ? वी को फॉलो कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, आर वाज जस्ट अहेड ऑफ टी, आर जो है वो टी से आगे है। एंड के वाज द ओनली वन बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में क्या है? टी और वी के बीच में क्या है बताओ? के है। टी और वी के बीच में क्या है? के है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टी और वी के बीच में के को लेके आते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से बताओ? या पोजीशन ये भी हो सकती है। ठीक है, काम करते हैं, अगर ऐसा करें हम, देखो ये सिचुएशन बन सकती है क्या? सारी सिचुएशन फॉलो हो रही हैं, यानी जो एम है वो बी को फॉलो कर रहा है, यस कर रहा है। टी आर को फॉलो कर रहा है, या बोल सकते हैं आर इज़ अहेड ऑफ टी, ये सिचुएशन फॉलो हो रही है। और टी और वी के बीच में क्या आ रहा है बताओ? के भी आ रहा है। तो वो वाला जो कंडीशन अपन ने बनाया है उसमें तीनों जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है वो फॉलो हो रही है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो सेकंड पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है? टी है। इसका मतलब ये पूछ रहा है हु वाज इन द सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? टी है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा अपने पास? टी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? और कोई सिचुएशन नहीं बनेगी, केवल यही सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता देना। प्रीवियस ईयर से आपकी पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और देखो आगे, जून 2019, या एक बार, हाँ ठीक है, जून 2019 का देखो, of for agents, of for agents alpha beta gamma and delta, alpha beta gamma and delta, 3 have to be sent together, 3 have to be sent together on a mission, on a mission if alpha and beta cannot go together, if alpha and beta cannot go together, gamma and delta cannot go together, gamma and delta cannot go together, cannot go together, then which of the following holds, then which of the following holds, which of the following holds। ये बोल रहा है कि 4 पर्सन है, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल। ठीक है, और उनमें से
कोई 3 जो है उनको किसी मिशन के ऊपर भेजना है, इन चारों में से कोई 3 पर्सन है उनको क्या भेजना है, किसी मिशन के ऊपर भेजना है। लेकिन कंडीशन लगा रखी है, क्या कंडीशन लगा रखी है कि अल्फ़ा और बीटा साथ में नहीं जाने चाहिए और गामा और डेल साथ में नहीं जाने चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि कौन सी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकती है कि 3 पर्सन को अपन मिशन पे भेज सकें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये बोल रहा है एनी 3 एजेंट्स कैन बी सेंट, कोई भी 3 एजेंट्स जो है वो भेजे जा सकते हैं मिशन पे। भेजे जा सकते हैं क्या बताओ, कोई भी 3 नहीं भेजे जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अल्फा डेल्टा एंड एनी वन आउट ऑफ बीटा एंड गामा कैन बी सेंट। कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है सेकंड ऑप्शन के अंदर कि अल्फा और डेल्टा को तो ले लिया मैंने और इसके साथ में बीटा और गामा में से किसी एक को भेज देता हूँ, या तो बीटा को भेज देता हूँ इनके साथ में, या किसको भेज देता हूँ इनके साथ में, गामा को भेज देता हूँ। बताओ पॉसिबल है क्या ये कंडीशन? अगर बीटा को इसके साथ भेज दोगे तो अल्फ़ा बीटा साथ में आ जाएंगे, वो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्वेश्चन में बोल रखा है नहीं जाने चाहिए साथ में अल्फ़ा बीटा। अगर गामा को इनके साथ दोनों के साथ भेज दोगे तो गामा के साथ डेल आ जाएगा, फिर तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। फिर इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा ये दोनों तो सेलेक्ट कर लिए, ये दोनों तो जाएंगे मिशन पे, और इनके साथ में अल्फ़ा और डेल्टा में से किसी एक को भेजना है। या तो इन दोनों के साथ में किसको भेज दूँ मैं, अल्फ़ा को इन दोनों के साथ, या इन दोनों के साथ में किसको भेज दूँ बताओ, डेल्टा को। तो बताओ पॉसिबल है क्या ये कंडीशन? ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अल्फ़ा इधर जाएगा तो अल्फ़ा बीटा बन जाएंगे, डेल्टा इधर जाएगा तो गामा डेल्टा बन जाएगा, तो भी दिक्कत है। फिर फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है द मिशन इज इम्पॉसिबल, तो यही है, मिशन पॉसिबल ही नहीं है। सिंपली दिख ही रहा है वो तो स्टार्टिंग से ही कि जब 2 पर्सन साथ में जा ही नहीं सकते तो 3 पर्सन का ग्रुप मिशन पे कैसे भेज सकते हैं फिर अपन, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, मिशन इज़ इम्पॉसिबल, मिशन पॉसिबल नहीं है। मिशन इज़ इम्पॉसिबल। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखो आगे, दिसंबर 2018 in a 4 consecutive day, in a 4 consecutive days schedule, 4 pilots flew flights, 4 pilots flew flights each of a different day, each on a different day. Mr. A was scheduled to work on Monday. Mr. A was scheduled to work on Monday, but he traded with Mr. B, who was originally scheduled to work on Wednesday. Mr. C traded with Mr. D, who was originally scheduled
originally scheduled to work on Thursday, to work on Thursday. After all the switching was done, after all the switching, after all the switching was done, after all the switching was done, who worked on Tuesday, who works on Tuesday, सॉल्यूशन में इतनी मेहनत नहीं है जितना क्वेश्चन लिखने में मेहनत है ना, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन है ही नहीं, इसका मतलब फैन भी नहीं चलाना इसमें, तो कोई नहीं पर करना पड़ेगा ये। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि इन ए 4 कंसेक्यूटिव डे शेड्यूल 4 पायलट्स फ्लू फ्लाइट्स ऑन ए डिफरेंट डे। 4 पायलट्स हैं और उनको 4 फ्लाइट्स को ले जाना है, ठीक है, और डिफरेंट डे पे भी ले जाना है, ठीक है ना। एक पायलट एक फ़्लाइट को एक डे पे ले जा सकता है। जैसे सपोज़ पहला पायलट है, उसने पहली फ़्लाइट लेके गया मंडे को, दूसरा पायलट है दूसरी फ़्लाइट को कब लेके जाएगा, नेक्स्ट डे पर। कंसेक्यूटिव भी लेके जाना है, ऐसा नहीं कि मंडे के बाद सीधा कहाँ ले जाएगा, वेडनेसडे पे। स्टार्टिंग में लिख रखा है इन ए 4 कंसेक्यूटिव डेज। अगर सोमवार से स्टार्ट कर रहे हो मंडे से, तो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, मिस्टर ए वाज शेड्यूल टू वर्क ऑन मंडे, कि मिस्टर ए को बोल दिया कि आप लेके जाओ मंडे के दिन, लेकिन क्या बोल रहा है, बट ही ट्रेडेड का मतलब होता है एक्सचेंज, स्विच कर दिया उसको दूसरे पायलट के साथ, एक्सचेंज कर दिया। किसके साथ एक्सचेंज कर दिया, बट ही एक्सचेंज विथ मिस्टर बी हु वाज, अब यहाँ पे मिस्टर मिसेस कुछ होगा, तुम तो ABCD देख लेना केवल, ठीक है ना। बट ही एक्सचेंज विथ मिस्टर बी हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन वेडनेसडे। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए जो पायलट था उसको मंडे को ले जाना था, लेकिन उसको स्विच कर दिया किसके साथ, बी के साथ। और बी का जो ओरिजिनल डे जो शेड्यूल का था वो क्या था बताओ, वेडनेसडे था। इसका मतलब ये बात पता लग गई कि जो ए जो है फ्लाइट को ले जाएगा वो कौन से डे पर ले जाएगा, वेडनेसडे पे ले जाएगा, क्योंकि उसको स्विच कर दिया किसके साथ, बी के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर ए जो है वो फ़्लाइट को बताओ कौन से डे पे ले जाएगा, मिस्टर ए कौन से डे पे ले जाएगा फ़्लाइट को, वेडनेसडे के दिन ले जाएगा, क्योंकि बी के साथ स्विच कर दिया उसको, ठीक है। तो फिर बताओ बी कौन से डे को लेके जाएगा, फिर बी कौन से डे को लेके जाएगा, ए के साथ स्विच कर दिया ना बी को, तो मतलब ए वाला डे था वो बी ने ले लिया, और बी वाला डे जो होगा वो कौन ले लेगा, ए ले लेगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो मिस्टर बी है वो फ़्लाइट कौन से डे को लेके जाएगा बताओ, मंडे को लेके जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखो, मिस्टर सी ट्रेडेड का मतलब है एक्सचेंज विद मिस्टर डी, सी को डी से एक्सचेंज कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, मिस्टर सी ट्रेडेड विद मिस्टर डी हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन थर्सडे। यानी कि थर्सडे के बारे में जो बोल रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है, ये मिस्टर डी के बारे में बोल रहा है। देखो क्या लिख रखा है, हाँ, मिस्टर सी ट्रेडेड विद मिस्टर डी, फिर ये कॉमा लगा रखा है ना, इसका मतलब आगे की जो बात है वो किसके बारे में बोली गई है, मिस्टर डी के बारे में ही बोली गई है, ठीक है ना। आगे की जो भी बात बोल रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है, मिस्टर डी के बारे में। क्या बोल रहा है, हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन थर्सडे, मतलब मिस्टर डी को जो है कौन सा डे दे रखा था, थर्सडे दे रखा था, लेकिन एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, सी के साथ। तो थर्सडे बताओ किसके पास चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा। इसका मतलब मिस्टर सी जो है वो फ़्लाइट को लेके जाएगा कब, थर्सडे के दिन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब कौन बच गया, मिस्टर डी, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आफ्टर ऑल द स्विचिंग वाज डन हु वर्क ऑन ट्यूसडे, पूछ रहा है ट्यूसडे के दिन कौन वर्क करेगा, तो एक ही बच गया वैसे भी। कौन बच गया, डी बच गया ना, डी तो बचा है। इसका मतलब बताओ ट्यूसडे के दिन वर्क कौन करेगा, फिर डी करेगा, डी करेगा ट्यूसडे के दिन वर्क। या ऐसा भी पूछ सकता था
कि मिस्टर डी का जो वर्किंग डे होगा वो कौन सा होगा, तो भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्यों होगा ट्यूसडे, कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, फिर मंडे के बाद देखो वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, लेकिन बीच में क्या रह गया, एक ट्यूसडे रह गया। कंसेक्यूटिव डे होने चाहिए थे, इस वजह से जो मिसिंग था वो कौन सा डे था, ट्यूसडे था। इसका मतलब मिस्टर डी जो है फ्लाइट कब लेके जाएगा, ट्यूसडे के दिन लेके जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्विचिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। ए को बी से स्विच किया है, मतलब दोनों के एक्सचेंज कर दिए डे, और सी और डी के एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, तो मिस्टर डी जो है वो ट्यूसडे के दिन फ्लाइट को लेके जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो 2018 4 friends were sharing a pizza. 4 friends were sharing a pizza. They decided that the oldest friend will get an extra piece of pizza. Bahu is 2 months older than Katappa. इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि जो पेपर सेटर है ना, उसने भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है बताओ? बाहुबली देखी है उसने। Who in turn is 3 months younger. 3 months younger than Bhalla. देवसेना, पूरी मूवी यहीं लगा दी आज इसने। देवसेना इज 1 month older than कटप्पा। 1 month older than कटप्पा। Who should get the extra piece of pizza? Who should get the extra piece of pizza? बताओ भाई किसको मिलेगा पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा? भल्ला। किसको मिलेगा बताओ? बल्ला को दे दें। देखो क्या बोल रहा है, ओल्डेस्ट फ्रेंड है उसको एक एक्स्ट्रा पीस मिलेगा। बाहू इज़ 2 month ओल्डर देन कटप्पा, मतलब बाहू बड़ा है कटप्पा से। ये लो। हु इन टर्न इज़ 3 months यंगर देन भल्ला, मतलब भल्ला बड़ा हो गया है कहने का मतलब बाहू से। ठीक है, ये बोल रहा है ना बाहू इज़ 2 months ओल्डर देन कटप्पा। और आगे क्या बोल रहा है, हु इज़
3 मंथ यंगर देन भल्ला, ठीक है, मतलब भल्ला बड़ा है किससे, बाहु से, कितना, 3 मंथ्स। देन भल्ला, देन देवसेना इज 1 मंथ ओल्डर देन कटप्पा, देवसेना जो है वो कटप्पा से क्या है, 1 मंथ बड़ी है, इसका मतलब कटप्पा को बाद में करते हैं, पहले किसको ले लेते हैं, देवसेना को, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हु शुड गेट द एक्स्ट्रा पीस, तो सबसे बड़ा तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, भल्ला आ गया ना, इसका मतलब एक्स्ट्रा पीस किसको मिलेगा, भल्ला को मिलेगा, ठीक है। और देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। स्टार्टिंग में बोल रहा है कि बाहु इज़ 2 मंथ ओल्डर देन कटप्पा, मतलब बाहु बड़ा है कटप्पा से 2 मंथ्स, ठीक है। हु का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, फिर आगे भी बाहु के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। बाहु इज़ 2 मंथ ओल्डर देन कटप्पा, हु इन टर्न इज़ 3 मंथ यंगर देन भल्ला, मतलब बाहु जो है वो यंगर है किससे, भल्ला से, कितना, 3 मंथ्स, तो भल्ला जो है वो बड़ा हो गया बाहु से, कितना, 3 मंथ्स। आई क्या बात समझ में, इससे कंफ्यूज मत होना कि हु जो दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, हु किसके लिए दे रखा है, ये किसके लिए दे रखा है हु, देखो ना स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग से चल रहा है, बाहु इज़ 2 मंथ ओल्डर देन कटप्पा, हु का मतलब बाहु इन टर्न इज़ 3 मंथ यंगर देन भल्ला, मतलब बाहु जो है वो भल्ला से क्या है, 3 महीने छोटा है, यानी भल्ला बड़ा हो गया किससे, बाहु से, ठीक है। तो जब भल्ला बाहु से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली किससे भी बड़ा होगा, देवसेना से भी बड़ा ही होगा, और किससे बड़ा होगा, कटप्पा से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें पूछ रहा था कि जो ओल्डेस्ट फ्रेंड होगा वो कौन होगा, भल्ला होगा, इसी वजह से जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज़्ज़ा मिलेगा वो किसको मिलेगा, भल्ला को मिलेगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या अब इसके अंदर, हो सकता है इस लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम हो सकती हो कि हु किसके बारे में बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो हु किसके बारे में बोल रहा है, बाहु के बारे में बोल रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए ना इसमें इस तरह से रिलेशन वाले पूछे गए हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, या ये इससे एक्स्ट्रा पीस किसको मिल रहा है, या कौन, मतलब कंपेयर जो होता है 4 से 5 जो प्रोफेशंस होते हैं उनके अंदर जो कंपेयर होता है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या एक्सचेंज है, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे देखो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, (2018) The university needs to appoint a new vice chancellor. The university needs to appoint a new vice chancellor which will be based on seniority, which will be based on seniority. Mr. West is less senior to Mr. North. Mr. West is less senior to Mr. North but more senior to Mr. East. But more senior to Mr. East. Mr. South is senior to Mr. West. Mr. South is senior to Mr. West. Mr. South is senior to Mr. West but junior to North. But
junior to north. If the senior most declines the if the senior most declines the assignment, then who will be the new vice chancellor? Then who will be the new vice chancellor of university? Who will be the new vice chancellor of university? कौन होगा? साउथ। देख लेते हैं कौन होगा, साउथ होगा या नहीं होगा। मिस्टर वेस्ट इज लेस सीनियर टू एन, ये कंडीशन दे रखी है। मिस्टर वेस्ट इज लेस सीनियर टू मिस्टर एन बट मोर सीनियर टू मिस्टर ई। देखो ये कंडीशन दे रखी है ना, ये बोल रहा है कि मिस्टर वेस्ट इज लेस सीनियर टू मिस्टर नॉर्थ बट मोर सीनियर टू मिस्टर ई। मतलब नॉर्थ वेस्ट जो है वो नॉर्थ से तो लेस सीनियर है, लेकिन मोर सीनियर किसके कंपेयर में है? ई के कंपेयर में। ठीक है। मिस्टर एस इज सीनियर टू मिस्टर वेस्ट, यानी एस जो है वो सीनियर है किसके कंपेयर में? डब्लू के कंपेयर में। डब्लू के कंपेयर में जो एस है वो क्या है? सीनियर है। डब्लू के कंपेयर में एस कौन है बताओ? सीनियर है। एस इज सीनियर टू मिस्टर वेस्ट बट जूनियर टू मिस्टर नॉर्थ, बट जूनियर टू मिस्टर नॉर्थ। हो रही है कंडीशन फुलफिल। ठीक है ना। इफ़ द सीनियर मोस्ट डिक्लाइंस द असाइनमेंट, मतलब जो टॉप मोस्ट जो था सीनियरिटी में उसने मना कर दिया नहीं लेंगे वाइस चांसलर। मतलब किसने मना कर दिया बताओ? एन ने तो कैंसिल कर दिया। देन हु विल बी द न्यू वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी? तो कौन आएगा बताओ? एन ने जब कैंसिल कर दिया तो उससे अगला कौन आ रहा है फिर सीनियरिटी पे? साउथ आ रहा है ना। इस वजह से जो वाइस चांसलर बनेगा वो कौन? ये जरूर ध्यान रखना। लास्ट में देखो इसने इसी वजह से दिया है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अच्छा सीनियर वाले को अपॉइंट करना है। स्टार्टिंग में दे रखा है कि यूनिवर्सिटी नीड्स टू अपॉइंट ए न्यू वाइस चांसलर विच विल बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी। तो यहीं से आके देख लेंगे अच्छा सबसे सीनियर कौन आ रहा है? नॉर्थ आ रहा है, तो ऑप्शन क्या कर देंगे? नॉर्थ। लास्ट वाली लाइन भी पढ़ लेना एक बार। इफ़ द सीनियर मोस्ट डिक्लाइंस, उसने मना कर दिया कि वाइस चांसलर नहीं लेना। ठीक है। तो जब उसने मना कर दिया तो फिर नेक्स्ट वाले को देंगे, नेक्स्ट सीनियर को देंगे। और नेक्स्ट सीनियर कौन है अपने पास? साउथ है। ठीक है। इस वजह से जो वाइस चांसलर होगा यूनिवर्सिटी का वो कौन होगा? मिस्टर साउथ होगा। हाँ आई समझ में बात? ठीक है। तो देखो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, जिसमें कंपेयर करवाता है, 3-4 कंडीशन देता है और हाइट में कंपेयर करवा सकता है, कोई भी कंडीशन दे सकता है, उनमें कंपेयर करवाएगा। तो हाईएस्ट पूछेगा, कई बार लोएस्ट पूछेगा, कई बार पोजीशन पूछेगा, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। ठीक है ना। कि टॉप मोस्ट लेफ़्ट से कौन है, टॉप मोस्ट राइट से कौन है। ठीक है ना। राइट से सेकंड कौन है, लेफ़्ट से थर्ड कौन है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन तुम्हें तो जो है ये कंडीशन अगर बना लोगे इस तरह से तो फिर किसी भी क्वेश्चन का क्या दे सकते हो? आंसर दे सकते हो। ठीक है ना। अगर इसमें पूछ लेता कि सबसे जो लेस सीनियर है, इसी में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेस सीनियर पूछ लेता सबसे, तो फिर आंसर क्या हो जाता? मिस्टर ईस्ट हो जाता। ठीक है ना। पूछ लेता कि सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे कौन है, मतलब टॉप मोस्ट सीनियर से थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो टॉप मोस्ट सीनियर से थर्ड नंबर पे कौन आएगा? वेस्ट आएगा। तो ये रिलेशन अगर बना लोगे तो कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट देखो, तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स में। आगे देखो,
December 2017. For which one of the following statements is the converse not true? Is the converse not true? Is the converse not true? If the patient died even with excellent medical care. If the patient died even with excellent medical care. Even with excellent medical care, he likely had terminal illness. He likely had terminal illness. If a person gets employed, if a person gets employed, he has good qualifications. He has good qualifications. If an integer is even, if an integer is even, it is divisible by 2. It is divisible. It is divisible by 2. If an integer is odd, if an integer is odd, it is not divisible by 2. It is not divisible by 2. ये बताना है तुम्हें, मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वाइस वर्सा सही नहीं है, मतलब उसका अपोजिट भी कर दो। कहने का मतलब जो बात पहले बोल रखी है, जो बात बाद में बोल रखी है उसको पहले रख लो, जो बात पहले बोल रखी है उसको बाद में रख लो, ठीक है। उसके बाद में भी वो सेंटेंस करेक्ट रहे। ऐसे 3 सेंटेंस होंगे जो तो करेक्ट रहेंगे, लेकिन हमें कौन सा चूज़ करना है जो वाइस वर्सा करने के बाद में भी क्या नहीं हो, ट्रू नहीं हो। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया समझ में? 4 स्टेटमेंट इसने बोल रखे हैं, उसमें 2-2 बातें बोल रखी है हर एक स्टेटमेंट के बाद कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा हो, है ना। तुम्हें क्या करना है, स्टेटमेंट का अपोजिट करना है, वाइस वर्सा। उसके बाद में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगा। 3 ट्रू होंगे, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो फॉल्स होगा, वही बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बताओ, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि ट्रू नहीं होगा, वही स्टेटमेंट हमें बताना है, वो कौन सा स्टेटमेंट होगा। चलो एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं, पता लग जाएगा कौन सा सही है नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ़ द पेशेंट डाइड इवन विद द एक्सलेंट मेडिकल केयर ही लाइकली हैड टर्मिनल इलनेस। ये क्या बोल रहा है, अगर कोई पेशेंट डाई हो जाता है उसको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी दे दी, है ना, उसके बाद में भी जो पेशेंट है वो डाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हो सकता है कि उसकी जो बीमारी थी बहुत सीरियस कंडीशन में होगी, टर्मिनल इलनेस होगी उसको, ठीक है ना। इस वजह से एक्सलेंट मेडिकल फैसिलिटी देने के बाद में भी वो क्या हो गया, डाइड हो गया। इसका अपोजिट करें अगर, ही लाइकली हैड टर्मिनल इलनेस सो द पेशेंट डाइड इवन विद द एक्सलेंट मेडिकल केयर। बताओ अपोजिट करने के बाद में भी जो कंडीशन है वो सही रहती है या नहीं रहती, रह सकती है,
भाई पहले तो ये बोल रहा है कि एक्सलेंट मेडिकल केयर दे दिया उसको, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। क्यों? शायद उसको क्या थी, कोई अच्छी खासी भयंकर बीमारी थी। इसको उल्टी तरह से भी तो बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो था ना, उसकी ज़्यादा बीमारी थी, अच्छी मतलब बहुत भयंकर बीमारी थी, इस वजह से उसको एक्स्ट्रा मेडिकल केयर देने के बाद में भी वो बच नहीं पाया। तो दोनों बातें वाइस वर्सा क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है ना, लॉजिकली सोचना पड़ेगा इस चीज़ को तुम। अब ये कोई चीज़ तो है नहीं कि मैं इसको प्रूफ करके बता दूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो ये वाली जो कंडीशन है ना वो सही है। वाइस वर्सा भी बोल सकते हो इसको कि भाई वो उसकी जो इलनेस थी वो काफ़ी सीरियस थी, इस वजह से एक्सटर्नल मेडिकल केयर देने के बाद में भी वो बच नहीं पाया। चलो ठीक है, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ़ ए पर्सन गेट्स एम्प्लॉयड ही हैज़ गुड क्वालिफिकेशन। मतलब ये बोल रहा है कि यदि कोई पर्सन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, कोई जॉब मिल गई, इसका मतलब क्या था कि उसके पास अच्छी गुड क्वालिफिकेशंस थी, इसलिए उसको जॉब मिल गई। अपोजिट करके देखिए, अगर ए पर्सन हैज़ गुड क्वालिफिकेशंस देन ही विल गेट एम्प्लॉयड। बताओ ज़रूरी है क्या ये बात? ये बात कंपलसरी है क्या? एक बार तो ये बोला कि किसी की जॉब लग गई है ना, उसके बाद उसने देखा कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या थी, काफ़ी अच्छी थी। जॉब तो पहले ही लग चुकी, लेकिन क्वालिफिकेशंस को क्या देखा कि अच्छी क्वालिफिकेशंस थी इसकी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरा पर्सन आया, उसकी क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छी हैं, तो ये बात ज़रूरी है क्या कि उसकी जॉब लगी जाएगी? कोई कंपलसरी नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन क्या सबके पास जॉब है क्या? बताओ, सबके पास जॉब है क्या? अरे किसी के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो ये बात प्रूफ कर देगी क्या 100% कि उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? कोई ज़रूरी थोड़ी है। 100 पर्सन्स हैं, सबके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, सबने नेट JRF कर रखा है, गेट कर रखा है, बार कर रखा है, TFI कर रखा है, जेस्ट कर रखा है, तो ये कोई गारंटी ले सकता है कि 100 की 100 जो पर्सन है उनको जो है एक्सीलेंट जॉब मिल जाएगी? क्या ले सकता है क्या कोई गारंटी? कोई नहीं ले सकता। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाइस वर्सा करेक्ट नहीं हो सकता। ये वाइस वर्सा करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये फुली गारंटेड नहीं है कि अगर किसी पर्सन के पास जो है बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं उसके बाद में भी उसको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। पहली बार जो स्टेटमेंट दे रखा है वो तो ठीक है कि जॉब तो पहले मिल गया, फिर देखा कि उसकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर कोई दूसरा पर्सन आया, उसकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, तो ये बात कह सकते हो क्या कि उसको जॉब मिली जाएगी? नहीं कह सकते इस बात को। ठीक है, इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, या वाइस वर्सा या कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट एक बार करके देखो। इफ़ एन इंटीजर इज़ इवन, कोई इंटीजर है, इवन है, इट इज़ डिविजिबल बाई 2, वो 2 से डिविजिबल होगा। उल्टा करके देखो, कोई इंटीजर कोई नंबर है जो 2 से क्या है, डिविजिबल है, तो बताओ वो इंटीजर इवन होगा या नहीं होगा? 100% इवन होगा। कोई भी नंबर देख लो जो 2 से डिविजिबल हो, तो बता दो वो इंटीजर है या नहीं है? 100% इंटीजर होगा। ठीक है ना, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो वाइस वर्सा करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखोगे, इफ़ एन इंटीजर इज़ ऑड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब कोई इंटीजर जो है वो ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, सही बात है। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो बताओ 100% वो ऑड होगा या नहीं होगा? 100% क्या होगा? ऑड ही होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल कम्प्लीटली नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर कैसा होगा? ऑड होगा। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी वाइस वर्सा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में बोला था कि जो कन्वर्स जो है करें स्टेटमेंट को, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है? सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, आसानी से पहचान सकते हो। ये दोनों तो पता ही लग रहे हैं आसानी से। ठीक है, फर्स्ट वाला भी पता लग रहा है कि पेशेंट जो है उसके पास सीरियस इलनेस होगी, इस वजह से एक्सीलेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के बाद में भी क्या हुआ है, वो पर्सन नहीं बच पाया। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कम्प्लीटली 100% नहीं बोल सकते कि अगर क्वालिफिकेशन किसी की काफ़ी अच्छी है तो 100% उसको जॉब मिल ही जाएगा, ये बोल नहीं सकते हम। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, और काफ़ी 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं प्रीवियस ईयर में, फिर आगे चलेंगे अपन। देखो आगे, देखो
5 persons A, B, C, D and E. 5 persons A, B, C, D, E are sitting in a row. आज ये क्वेश्चन सभी को करना है, मैं नहीं करूँगा इसको. Are sitting in a row with C in the middle. C in the middle of the group. If D is at extreme end. If D is at extreme end and there are at least two persons. There are at least two persons between B and E. Between B and E. Then which of the following statement is incorrect? Then which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? ये बताना है आप लोगों को. किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं है ना ज़्यादा? मैं कई बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश में ऐसी होती है कि समझ में नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो भी बोल रहा है उसको हिंदी में बता दूँ एक बार आप लोगों को. ठीक है, वैसे प्रॉब्लम इतनी आनी नहीं चाहिए आप लोगों को, इंग्लिश से तो आप हैबिचुअल होने चाहिए. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 5 पर्सन्स हैं ABCD एंड E और किसी रो के अंदर बैठे हुए हैं, सिटिंग इन ए रो विथ C इन द मिडिल. और पांचों पर्सन्स जो बैठे हुए हैं उनमें C की पोजीशन तो फिक्स कर दी इसने. C तो कहाँ बैठा हुआ है? मिडिल के अंदर बैठा हुआ है. इफ़ D इज़ एट एन एक्सट्रीम एंड, और D की पोजीशन भी फिक्स कर दी. D जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है. एक्सट्रीम एंड का मतलब या तो टॉप मोस्ट लेफ्ट पे बैठा है या टॉप मोस्ट कहाँ बैठा है? राइट के ऊपर बैठा है, या तो बिल्कुल बाईं तरफ बैठा है या बिल्कुल कहाँ बैठा है? दाईं तरफ बैठा है. ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है, देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन बिटवीन B एंड E. B और E जो हैं उनके बीच में कितने पर्सन्स हैं? 2 पर्सन्स हैं. कोई भी 2 हो सकते हैं, लेकिन कौन से नहीं हो सकते? बताओ कौन सा नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? D नहीं हो सकता, क्योंकि D को तो कहाँ बैठा दिया? एक्सट्रीम एंड पे बैठा दिया. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. स्टेटमेंट तो मैं अभी लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका काम क्या है, ये जो भी कंडीशंस दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशंस बनानी है कि कितनी सिचुएशंस बन सकती हैं. कुछ तो सिचुएशन बनेगी ना कि ये हो सकता है या ये सिचुएशन हो सकती है या ये अरेंजमेंट हो सकता है. तो जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हैं वो आपके अकॉर्डिंग आप बना लो कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं. उसके बाद में फिर मैं एक एक स्टेटमेंट लेके चलूँगा. आपके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन जो है वो आप लोग एक बार बना लो, उसके बाद फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आगे. बना ली सबने कंडीशन अपने अकॉर्डिंग? ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट लिख के देता हूँ तुम्हें कि क्या क्या स्टेटमेंट इसमें बोला है. ये बोल रहा है कि E कैन बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट. E कैन बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट. मतलब E जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो सकता है. बताओ आपकी जो कंडीशन आपने बनाई है उसमें ऐसा कुछ है क्या? है? सभी के है ना? E एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो सकता है. E कैन बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट. सेकेंड कंडीशन बोल रहा है E कैन बी ऑन एक्सट्रीम राइट. E कैन बी ऑन एक्सट्रीम राइट. बोल रहा है कि E जो है वो एक्सट्रीम राइट पे हो सकता है क्या? बताओ आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो E की पोजीशन एक्सट्रीम राइट पे भी हो सकती है. हो सकती है. ठीक है.
थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ए कैन नॉट बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ए कैन नॉट बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। ए की जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं हो सकती। हो रहा है आपके अकॉर्डिंग ये फुलफिल। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए इज़ ऑलवेज ए नेबर ऑफ बी और डी, ए इज़ ऑलवेज ए नेबर ऑफ बी एंड डी। ए जो है वो हमेशा नेबर होगा बी और डी का हर एक कंडीशन में। हो रहा है कैसा बताओ? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब एक बार मैं कंडीशन आपको बना के बता देता हूँ किस तरह से कंडीशंस बनेंगी। उसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले ये बोल रहा है कि सी जो है उसको मिडिल पे रखना है, तो ये 5 पोजीशन हैं, उनमें से सी की पोजीशन जो है वो मिडिल के ऊपर है, ठीक है। फिर बोल रहा है डी इज़ एट एन एक्सट्रीम एंड, डी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है। तो 2 कंडीशन बन सकती है इससे, 2 कंडीशन बन सकती है ना, या तो डी को इधर रखना पड़ेगा, या तो डी को कहाँ करना पड़ेगा, एक्सट्रीम राइट में या एक्सट्रीम लेफ्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में क्या है, 2 पर्सन्स हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बी को यहाँ मान लेता हूँ और ई को यहाँ मान लेता हूँ तो फिर ए को यहाँ मानना पड़ेगा, तो बी और ई के बीच में जो है 2 पर्सन्स हो गए। लेकिन इसी की दूसरी सिचुएशन और हो सकती है ना, क्या हो सकती है, डी को तो यहीं रखा और ई को यहाँ ले गया मैं, ठीक है। सी तो मिडिल में फिक्स था, ए को यहीं रखा और यहाँ क्या किया मैंने, अब भी बताओ बी और ई के बीच में 2 पर्सन है या नहीं। बी और ई को एक्सचेंज कर दिया, ई को यहाँ लगा दिया, बी को उधर लगा दिया। अब भी बी और ई के बीच में क्या है, 2 पर्सन्स हैं। तो एक कंडीशन तो ये भी बन सकती है और एक कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है। और बताओ क्या कर सकते हैं फिर। अभी तो ए की पोजीशन को फिक्स किया था, अब ए की पोजीशन को मैं जो है, ए की पोजीशन को इधर रख के देख लेता हूँ एक बार। इधर भी तो रख सकते हैं ए की पोजीशन को। अब जो है बी और ई के बीच में 2 पर्सन लगाने हैं, ठीक है। या एक काम करता हूँ मैं, जो बी है इधर लेता हूँ बी को, और ई को लेता हूँ इधर, ए को इधर ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब भी देखो बी और ई के बीच में 2 पर्सन है या नहीं, है ना। या इसी की दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है बताओ, बी और ई को फिर एक्सचेंज कर दूँ मैं, ई को यहाँ लेके आता हूँ, ए की पोजीशन फिक्स है, सी की पोजीशन फिक्स है, बी को यहाँ ले लेता हूँ और ये डी की पोजीशन फिक्स है। अब भी देखो ई और बी के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं ना। तो 4 डिफरेंट कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है ना। 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट कंडीशन बन सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करेंगे ना, तो जो 4th कंडीशन बोल रहा है ऑप्शन में, ए इज़ ऑलवेज ए नेबर ऑफ बी और डी, मतलब ए जो है बी और डी के हमेशा आसपास ही होना चाहिए। तो है क्या, देखो आसपास बी और डी के आसपास ए है या नहीं है, बी और डी के आसपास ए है या नहीं है। यही कंडीशन गलत हो गई। बी और डी के आसपास है क्या बताओ, बी तो ये रहा, डी यहाँ पे है, ए इसके नेबर में है क्या, नहीं है। बाकी में देखो, वैसे तो यहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो ऑप्शन तो ये गलत हो ही जाएगा, ठीक है ना। बाकी में हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक ऑप्शन या एक जो कंडीशन है वो ऐसी आ गई जिसमें ए जो है वो बी और डी का क्या नहीं है, नेबर नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी इसने दिया था वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, और इनकरेक्ट ऑप्शन ही हमसे पूछा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, June 2016,
ए नोटबुक कंटेन्स ओनली 100 स्टेटमेंट्स। ए नोटबुक कंटेन्स ओनली 100 स्टेटमेंट्स एज अंडर। कोई नोटबुक है, उसके अंदर 100 स्टेटमेंट्स हैं और वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। दिस नोटबुक कंटेन्स 1 फॉल्स स्टेटमेंट। दिस नोटबुक कंटेन्स 1 फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, दिस नोटबुक कंटेन्स 2 फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो बताओ थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा बुक का? थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? दिस नोटबुक कंटेन्स 3 फॉल्स स्टेटमेंट्स। फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा? दिस नोटबुक कंटेन्स 4 फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसी तरह के स्टेटमेंट्स हैं। पता नहीं किसने बनाई है ऐसी बुक, है ना। और उसके बाद में जो लास्ट का जो 99 नंबर स्टेटमेंट है वो भी सेम ही लिख रखा है। दिस नोटबुक कंटेन्स 99 फॉल्स स्टेटमेंट्स। और 100 नंबर का स्टेटमेंट क्या है? दिस नोटबुक कंटेन्स 100 फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसी कोई किताब है, 100 स्टेटमेंट है, एक जैसे स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये जो 100 स्टेटमेंट इसने दे रखे हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो तुम्हें वही बताना है कि इन 100 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन तो मैं नहीं दूंगा, पहले तुम चेक करो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट जो दे रखे हैं इसने 100, इसने जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? बताओ। हम्म, 99 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बताओ, 99 होगा क्या? देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दिस नोटबुक कंटेन्स 1 फॉल्स स्टेटमेंट। दिस नोटबुक कंटेन्स 1 फॉल्स स्टेटमेंट। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन 100 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सपोज़ अगर मैं मान लेता हूँ पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। और पहला स्टेटमेंट बोल क्या रहा है? दिस नोटबुक कंटेन्स 1 फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और वो स्टेटमेंट बोल क्या रहा है कि दिस नोटबुक कंटेन्स 1 फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, बाकी के जो 99 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से किसी एक स्टेटमेंट के बारे में इसने बोल रखा है कि वो स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। बात समझ में नहीं आई? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो 100 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अब ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन ए में दे रखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सपोज़ अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो बात सच बोल रहा होगा, तभी तो करेक्ट है वो। और बोल क्या रहा है वो स्टेटमेंट कि दिस नोटबुक कंटेन 1 फॉल्स स्टेटमेंट, कि इस नोटबुक के अंदर एक स्टेटमेंट जो है वो कैसा है? फॉल्स है। बात समझ में आई? तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो अपन मान के चल रहे हैं वो कैसा है? करेक्ट है। और पहले स्टेटमेंट में जो बात बोल रखी है कि एक स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, मतलब बाकी के जो 99 स्टेटमेंट्स थे बुक के अंदर उनमें से कोई एक स्टेटमेंट क्या है?
फॉल्स है। लेकिन बाकी के जो 98 स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में कोई बात बता रखी क्या, बताओ? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। बात समझ में आई? पहला स्टेटमेंट अगर करेक्ट स्टेटमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग बुक के 99 बुक का जो एक स्टेटमेंट है वो फॉल्स होना चाहिए। तो एक तो करेक्ट हो गया, एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, बाकी के 98 जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते यहाँ से। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहा है कि जो 100th स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दे रखा था वो एक दे रखा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन जो बी दे रखा है वो दे रखा है 100th स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि 100th स्टेटमेंट जो है 100वां स्टेटमेंट बुक का वो क्या है, करेक्ट है। 100वां स्टेटमेंट करेक्ट है। और 100वां स्टेटमेंट बाद क्या बोल रहा है, दिस नोटबुक कंटेन्स 100 फॉल्स स्टेटमेंट। बताओ कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है? अगर अपन 100 स्टेटमेंट को करेक्ट मान लेते हैं, 100th स्टेटमेंट यानी 100वां स्टेटमेंट अगर बुक का करेक्ट है, इसका मतलब बाकी के 99 स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, उसके इनकरेक्ट होने चाहिए। लेकिन ये जो 100 स्टेटमेंट जिसको अपन करेक्ट मान रहे हैं वो बात क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि बुक के 100 स्टेटमेंट क्या हैं, फॉल्स हैं। होने कितने चाहिए थे? 99 ही हो सकते थे मैक्सिमम। इस वजह से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो ये वाला स्टेटमेंट था वो भी क्या नहीं हो सकता, करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर बोल रहा था, नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 99th, मतलब जो बुक का जो 99th स्टेटमेंट है वो कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर 99th स्टेटमेंट करेक्ट है, 99वां स्टेटमेंट बुक का करेक्ट है, तो बाकी के स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। 99वें स्टेटमेंट बोल क्या रहा है कि दिस नोटबुक कंटेन्स 99 फॉल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है ये, क्योंकि ये खुद स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही गया, ये तो फॉल्स हो नहीं सकता। बाकी के जो बुक के कितने स्टेटमेंट बच रहे हैं, 99, वो क्या होने चाहिए, फॉल्स। ये भी यही बात बोल रहा है, दिस नोटबुक कंटेन्स 99 फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या यहाँ पे? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इस वजह से जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा। मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है बुक का वो कौन सा है, 99th स्टेटमेंट है। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे फिर। ठीक है। My friend Raju has more than 1000 books. My friend Raju has more than 1000 books, said Ram. Said Ram. Oh no, he has less than 1000 books. Oh no, he has less than 1000 books, said Sham. Said Sham. Well, Raju certainly has at least one book. Well, Raju certainly has at least one book. At least one book, said Geeta. Said Geeta. If only one of these statement is true. If only one of these statement is true, then how many books Raju
हैव, देन हाउ मैनी बुक्स राजू हैव। बता दो जल्दी से इसका आंसर। ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शंस हैं 1000, 999, 1001। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो राम जो है ना वो ये बोल रहा है कि राजू के पास 1000 से ज़्यादा बुक्स हैं, ये राम बोल रहा है, ठीक है। और श्याम का बोल रहा है कि राजू के पास 1000 से कम बुक्स हैं, ठीक है। और गीता क्या बोल रही है कि राजू के पास एटलीस्ट एक बुक है। कम से कम कितनी बुक है राजू के पास? ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी है? एटलीस्ट एक तो है। बोल रहा है इन तीनों स्टेटमेंट में से ओनली एक स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। इन तीन स्टेटमेंट में से ओनली एक स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो फिर बोल रहा है कि बताओ फिर राजू के पास कितनी बुक्स हैं? राजू के पास कितनी बुक्स हैं? बताओ कितनी होंगी? 1 होगी या 1 होगी या फिर 1000 होगी, 999 होगी या 1001 होगी? देखो अगर ऑप्शन नंबर 1 लेके मैं ऑप्शन से करेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि राजू के पास कितनी बुक्स हैं? एक बुक है। अब तीनों स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि राम तो बोल रहा है कि राजू के पास 1000 से ज़्यादा बुक है, ये तो गलत हो गया। और श्याम बोल रहा है कि 1000 से कम है, ठीक है, 1000 से कम तो। और गीता बोल रही है कि एटलीस्ट 1 है, तो ये बात भी सही है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, लेकिन स्टेटमेंट कितने करेक्ट होने चाहिए? केवल एक ही होना चाहिए। इसका मतलब एक बुक तो नहीं है राजू के पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट अगर 1000 लेके चलते हैं तो फिर राम का स्टेटमेंट गलत हो गया कि राजू के पास 1000 से ज़्यादा बुक है, ये गलत हो गया। बोल रहा है कि श्याम बोल रहा है कि 1000 से कम है, ये भी गलत हो गया। और गीता बोल रही है कि राजू के पास क्या है? एटलीस्ट 1 है, तो एटलीस्ट 1 है, ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, तो 1000 सही है। मतलब 2 स्टेटमेंट गलत और एक क्या हो गया? सही। ये ऑप्शन सही हो सकता है। और आगे चेक कर लेंगे एक बार। 999 लेके देखता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट राम का वो तो करेक्ट हो गया कि 1000 से लेस बुक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया कि 1000 से ज़्यादा है श्याम के अकॉर्डिंग। एक सही हो गया, एक गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट जो है गीता का एटलीस्ट 1, ये भी सही हो गया। एटलीस्ट 1 का मतलब ज़्यादा कितनी भी हो सकती है? 999 भी हो सकती है। 2 स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं? करेक्ट। होने कितने चाहिए थे? एक। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ठीक है। और इस तरह फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करोगे, उसमें भी क्या आएंगे? 2 करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। और हमें केवल कितने करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं? एक करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, तो वो केवल कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। देखो, द हाउसेस ऑफ 3 सिस्टर्स, द हाउसेस ऑफ 3 सिस्टर्स lie in the same row, lie in the same row, but the middle sister does not, but the middle sister
डज नॉट लिव इन द मिडिल हाउस, डज नॉट लिव इन द मिडिल हाउस, डज नॉट लिव इन द मिडिल हाउस। इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ द elder sister, in morning the shadow of eldest sister's house, eldest sister house falls on the youngest sister's house, falls on the youngest sister's house. What can be concluded for sure? 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 मतलब 4 स्टेटमेंट है, उनमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है उसके लिए अपन 100% बोल सकते हैं कि वो जो है करेक्ट होगा। भाई कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। रिपीट कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं एक बार बताओ। ठीक है, तो ये इसने कंडीशन दे रखी है कि 3 सिस्टर्स हैं, उनके हाउस जो हैं एक ही रो के अंदर हैं, और ये बोल रहा है कि द मिडिल सिस्टर है वो कौन से हाउस में नहीं रह सकती, मिडिल में नहीं रह सकती। 3 हाउस है एक ही रो में, लेकिन मिडिल वाली जो सिस्टर है वो मिडिल वाले हाउस में तो नहीं है, या तो लेफ़्ट वाले में होगी या फिर राइट वाले में होगी। ठीक है। इन मॉर्निंग द शेडो ऑफ एल्डेस्ट सिस्टर्स हाउस फॉल्स ऑन द यंगेस्ट सिस्टर हाउस। मतलब जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, जो एल्डर सिस्टर का जो हाउस है उसकी जो परछाई है वो कौन से सिस्टर के हाउस पे पड़ती है, यंगेस्ट सिस्टर के हाउस पे पड़ती है। ठीक है ना, मतलब तुम्हें हाउस का अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि जो एल्डेस्ट सिस्टर का हाउस है उसकी जो इमेज है वो कौन से, जो यंगर सिस्टर का हाउस है उसके ऊपर आनी चाहिए, ये इसने बोल रखा है। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फॉर श्योर। तो इन कंडीशन से ऐसी कौन सी चारों कंडीशन मैं जो लिखूंगा उनमें से कौन सी कंडीशन है जिसको अपन बोल सकते हैं कि यस ये तो 100% ट्रू होगी होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है द यंगेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल। द यंग, अपने अकॉर्डिंग एक बार डिजाइन कर लो। द यंगेस्ट सिस्टर, द यंगेस्ट सिस्टर, नोटबुक वाला भी एक बार और बता देंगे जो नोटबुक वाला पूछ रहे हैं। द यंगेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल, लिव्स इन द मिडिल। भाई अपने अकॉर्डिंग बना लो सिचुएशन और फिर बता दो कि पहला स्टेटमेंट है उसके लिए अपन बोल सकते हैं क्या कि 100% ट्रू है। देखो एक तो ये बात इसने बोली है कि 3 जो हाउस हैं उसमें से जो मिडिल सिस्टर है वो मिडिल वाले हाउस में तो नहीं है। ठीक है, तो मिडिल वाले हाउस में नहीं है तो फिर कौन से हाउस में है? हो सकता है कि यहाँ पे हो, या कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, मिडिल में तो नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है द यंगेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल, द यंगेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल। ठीक है, देखो यंगेस्ट सिस्टर जो है वो मिडिल में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल में हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है क्या कि वो मिडिल में ही होगी? ये ज़रूरी है क्या कि वो मिडिल में ही होगी? ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है मिडिल में हो सकता है यहाँ पे हो सकती है वो। ठीक है ना, लेकिन हमें तो वो स्टेटमेंट निकालना है जो 100% अपन बोल सकते हैं कि यस ये तो करेक्ट होगा ही होगा। तो ये तो 100% नहीं बोल सकते अपन, हो सकता है कि मिडिल में हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं द एल्डेस्ट सिस्टर लिव इन द मिडिल, द एल्डेस्ट सिस्टर
लिव्स इन द मिडिल। बताओ भाई, जो एल्डेस्ट सिस्टर है वो मिडिल में हो सकती है क्या? सपोज़ एल्डेस्ट सिस्टर मिडिल में है, सपोज़ है, लेकिन क्या सिर्फ एल्डेस्ट सिस्टर मिडिल में ही हो सकती है क्या? नहीं, हो सकता है एल्डेस्ट सिस्टर यहाँ पर भी हो, है ना। दो पोजीशन है तो कम्प्लीटली नहीं बोल सकते कि एल्डेस्ट सिस्टर मिडिल में ही होगी। मिडिल में हो भी सकती है या लेफ़्ट में भी हो सकती है, क्योंकि उसके लिए तो दो ऑप्शन है ना, या तो मिडिल में हो जाए या फिर कहाँ हो सकती है, टॉप लेफ़्ट में हो सकती है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट के लिए भी करेक्ट नहीं बोल सकते पूरी तरह से कि वो जो मिडिल में एल्डेस्ट सिस्टर जो है वो मिडिल के अंदर होगी। आगे स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, आइदर द यंगेस्ट और द एल्डेस्ट सिस्टर लिव इन द मिडिल। बताओ भाई, आइदर द यंगेस्ट और द एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल। ये बोल रहा है या तो यंगेस्ट सिस्टर मिडिल में रहेगी या कौन रहेगा, एल्डेस्ट सिस्टर मिडिल में रहेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिडिल सिस्टर है, उसने तो दो पोजीशन कवर कर ली। वो या तो फर्स्ट नंबर के हाउस में रहेगी या तो कौन से नंबर के हाउस में रहेगी, थर्ड नंबर के हाउस में रहेगी, ठीक है ना। अगर वो फर्स्ट नंबर के हाउस में रहती है मिडिल सिस्टर, तो सेकंड नंबर के हाउस में किसको रुकना पड़ेगा, या तो एल्डेस्ट सिस्टर को रुकना पड़ेगा या तो यंगेस्ट सिस्टर को रुकना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मिडिल सिस्टर जो है वो टॉप राइट वाले हाउस में रहती है 3 नंबर में, तब भी मिडिल वाले हाउस में किसको रुकना पड़ेगा, या तो एल्डेस्ट सिस्टर को रुकना पड़ेगा या किसको रुकना पड़ेगा, या यंगेस्ट सिस्टर को रुकना पड़ेगा। दोनों में से एक को रुकना पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं, देखो थर्ड स्टेटमेंट, आइदर द यंगेस्ट और द एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल। बिल्कुल सही बात है ये। बताओ इसमें कहीं कंट्राडिक्शन है क्या? 100% ट्रू बात है ये। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि या तो मिडिल हाउस में या तो यंगेस्ट सिस्टर होगी या कौन सी सिस्टर होगी, यंगेस्ट। अगर एक के बारे में बोलता था तो फिर बोल सकते थे क्या कि 100% ट्रू है कि केवल एक ही सिस्टर के बारे में बोलता है कि यंगेस्ट सिस्टर रह सकती है, नहीं, ठीक है ना। दोनों की पॉसिबिलिटी बताइए, या तो यंगेस्ट रहेगी या तो ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट रहेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ वाला भी चेक करो जरा एक बार। फोर्थ स्टेटमेंट में बताता हूँ क्या बोल रहा है। द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस, ध्यान से सुनना, द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस लाइज ऑन द ईस्ट, लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ द मिडिल सिस्टर्स हाउस। फिर से बोल रहा हूँ मैं, द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ द मिडिल सिस्टर्स हाउस। बताओ, द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ द मिडिल सिस्टर हाउस। ट्रू हो सकता है लेकिन कंप्लीटली ट्रू नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है कंप्लीटली ट्रू? सपोज एम जो सिस्टर है वो फर्स्ट नंबर के हाउस में है, और मैंने मान लिया जो यंगर सिस्टर है वो कौन से हाउस में है, बताओ, सेकंड वाले हाउस में है, तब तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे हो रही है एक बार देखना जरा। द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस लाइज ऑन द ईस्ट, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है, तो ईस्ट में है, किसके ईस्ट में होनी चाहिए, मिडिल सिस्टर वाली, मिडिल सिस्टर का जो हाउस है उसके ईस्ट में होनी चाहिए। सही बात है, मिडिल सिस्टर का हाउस ये है तो उसके ईस्ट में कौन सी सिस्टर है, यंगेस्ट सिस्टर का हाउस है। स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर इस वाली कंडीशन को ले लोगे तब बताओ इसके ईस्ट में कोई हाउस है क्या? इसने तो खुद ने ही थर्ड नंबर का हाउस ले लिया मिडिल वाले ने, तो इसके ईस्ट में कोई हाउस ही नहीं है, मतलब इसके ईस्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है कि यंगर सिस्टर का हाउस हो। वेस्ट में हो सकता है, वेस्ट में तो हो सकता है ना, इसके वेस्ट में आ जाएगी यंगर सिस्टर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है लेकिन कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। हमें तो वो स्टेटमेंट निकालना है जो कम्प्लीटली ट्रू हो, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो एक जस्ट शेडो वाला पार्ट और दे रखा है इसमें, ये दे रखा है ना, इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ द एल्डेस्ट सिस्टर हाउस फॉल्स ऑन द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस। लेकिन इसकी हमें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बताओ पड़ी क्या इसकी हमें कहीं ज़रूरत? आसानी से हमने तो थर्ड स्टेटमेंट निकाल लिया जो भी था,
कि या तो मिडिल वाले हाउस में या तो यंगर सिस्टर रहेगी या तो क्या रहेगी, एल्डर सिस्टर रहेगी, ठीक है ना। तो कई बार होता है ऐसा भी कि बहुत सारी, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था क्वेश्चन में हाइट का कंपेयर कर रहा था, लेकिन बीच में ही जो फैट वाला कंपेयर और कर दिया था उसने, तो उससे कोई मतलब ही नहीं था हमें फैट वाले से, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे, इससे आइडिया लगा होगा तुम्हें कि इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, ये वाला जो चैप्टर है इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपेयरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 3-4 स्टेटमेंट होते हैं, उनमें आपस में कंपेयर करवाया जाता है, ठीक है ना। तो और प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चंस में तो फिर से एक बार पूछ लेना, ठीक है। नोटबुक वाला क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, किसी ने पूछा है ऑनलाइन। तो देखो नोटबुक वाले क्वेश्चन में ये है कि उसने ये बोल रखा है कि कोई बुक थी और उस बुक के अंदर कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं, 100 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 से लेके 100 तक 100 स्टेटमेंट दे रखे हैं। और स्टेटमेंट किस तरह के हैं, पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो बुक का फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि बुक का दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह 100 स्टेटमेंट क्या दे रखा है, 100th स्टेटमेंट, बुक का 100th स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये 100 स्टेटमेंट बुक के अंदर दे रखे हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि ये जो 100 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो ऑप्शन ए में ये बोल रहा था कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम मान लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट था क्या कि बुक का फर्स्ट स्टेटमेंट, नोटबुक का एक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स नहीं हो सकता, बाकी के 99 स्टेटमेंट हैं वो फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन इसने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है केवल कि बुक का एक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एक तो करेक्ट हो गया और एक स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। बाकी के 98 स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हो सकता। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे गए। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा था कि बुक का जो 100th स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। बुक का जो 100वें नंबर का स्टेटमेंट है वो सही है। और बुक का 100वें नंबर का स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बुक के अंदर जो है 100 स्टेटमेंट्स क्या हैं, इनकरेक्ट है। अगर टोटली 100 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए बुक के, तब तो हमारा जो ऑप्शन हमने माना था करेक्ट कि 100th स्टेटमेंट करेक्ट है, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर एक तो बोल रहा है कि सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, हम ये मान रहे हैं कि बुक का 100 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब ऑप्शन ये भी सही नहीं हो सकता। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 पे गए। उसमें क्या बोल रहा था कि बुक का जो 99वां स्टेटमेंट है, 99th स्टेटमेंट है, वो बुक का क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और 99th स्टेटमेंट बोल क्या रहा है कि बुक के अंदर कितने फॉल्स स्टेटमेंट हैं, 99 स्टेटमेंट। सही बात भी है, जब 99वां जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया तो बाकी के जो 99 स्टेटमेंट बच रहे हैं वो क्या होने चाहिए, इनकरेक्ट या फॉल्स होने चाहिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी को अपन ने करेक्ट माना था वहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कुछ, वो अपन ने करके देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके बाद अपन जो है उसमें नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए आज के लिए काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।